हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पॉलिटी की पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री परिषद, महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के चैप्टर को देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं संसद के वन लाइनर क्वेश्चन को, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल के बुक से लिए हुए हैं हमने। तो आइए शुरू करते हैं। संसद पार्लियामेंट के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो मनी बिल को अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया था? तो वर्ष 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किया गया था। ये संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत निहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के जो सदस्य चुनकर जाते हैं उनसे ही चयनित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 249 को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? संविधान की चौथी अनुसूची में किस प्रकार के प्रावधान है? तो संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है संविधान की चौथी अनुसूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105 ये निर्धारित करता है कि संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां कौन कौन सी होंगी। ये अनुच्छेद 105 में उल्लेखित किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति किससे होती है? तो सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए और विधि निर्माण के लिए शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 253। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। तो भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से ही मिलकर भारत का संसद निर्माण होता है। अगला देखते हैं, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो लोकसभा में जो राज्यवार सीटों का आवंटन किया गया था ये 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था, जो कि वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। उसके बाद इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई? तो वो 31वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी पहले 525, जिसे 545 31वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए हुए हैं, तो आइए उन्हें भी देखते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद हैं
और यहाँ संबंधित विषय वस्तु हैं। तो पहला है अनुच्छेद 79, इसमें संसद का गठन दिया हुआ है। अनुच्छेद 79 में क्या दिया हुआ है? संसद का गठन, संसद के गठन के बारे में दिया हुआ है। दूसरा है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना उल्लेखित की गई है। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, ये अनुच्छेद 82 में उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि को बताया गया है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए जो अर्हताएं हैं वो अनुच्छेद 84 में उल्लेखित की गई हैं। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन को अनुच्छेद 85 में उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 86 में दिया गया है राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार, ये अनुच्छेद 86 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, अभिभाषण, इसके बारे में अनुच्छेद 87 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 89 है 89, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति, इसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 89 में मिलता है। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, इसके संबंध में जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 90 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की जो शक्ति है उसके बारे में जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 91 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 92 जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, ये अनुच्छेद 92 में उल्लेखित है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, इसके बारे में उल्लेख अनुच्छेद 93 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 94 में लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, इससे संबंधित जो वर्णन है वो अनुच्छेद 94 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 95 लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति, ये अनुच्छेद 95 में है। अगला अनुच्छेद है 96 जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, ये अनुच्छेद 96 में उल्लेखित है। अगला अनुच्छेद है 97 सभापति एवं उपसभापति तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों का विवरण अनुच्छेद 97 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय, ये अनुच्छेद 98 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये अनुच्छेद 99 में वर्णित है। अनुच्छेद 100 दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति, ये अनुच्छेद 100 में उल्लेखित है। अगला अनुच्छेद है 101 स्थानों का रिक्त होना, ये अनुच्छेद 101 में उल्लेखित है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 102 संसद की सदस्यता के लिए निहरताएं जो हैं ये अनुच्छेद 102 में हमें प्राप्त होती हैं। अनुच्छेद 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय, ये अनुच्छेद 103 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहर्त न होते हुए अथवा निहर्तित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड, ये अनुच्छेद 104 में वर्णित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है वो संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए मध्य प्रदेश में आरक्षित है। मध्य प्रदेश में कुल 6 सीटें हैं जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर कभी आपातकाल की घोषणा होती है तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है?
उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति है जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला देखते हैं, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि से आगे नहीं बढ़ाया गया। निर्धारित तिथि कौन सी थी? तो वो 25 जनवरी 2020 की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? उत्तर है 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो जो उत्तर है उत्तर प्रदेश से। तो जो लोकसभा और राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि हैं वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? तो उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें हैं उत्तर महाराष्ट्र में। कितनी सीटें हैं? 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित अथवा मतलब समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो लोकसभा को विघटित किया जाता है, ये आप सभी को पता है, परंतु राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित की गई हैं? तो किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए मध्य प्रदेश में आरक्षित की गई हैं, जहां उनके लिए 6 सीटें आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति है जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि से आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो जो आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था है उसकी निर्धारित तिथि थी 25 जनवरी 2020, तो उससे आगे नहीं बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? उत्तर है 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सर्वाधिक प्रतिनिधि हैं वो भारत के उत्तर प्रदेश से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें महाराष्ट्र में है। कितनी सीटें हैं? 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं, राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? उत्तर है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। आगे बढ़ते हैं, परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है उन्नाव, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है, लोकसभा का आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। जो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है उसके बारे में विवरण दिया हुआ है, तो आइए उसे भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय ये भारत की संचित निधि पर भारित हैं। अगला है, राज्यसभा के उपसभापति और सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते ये भी भारत की संचित निधि पर भारित हैं। अगला है, ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। अगला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन ये भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं। नेक्स्ट है,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ते एवं पेंशन ये भारत की संचित निधि से ही दिए जाते हैं। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किए जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो आंसर है 2। एक वर्ष में, एक साल में लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं और ये कंपलसरी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। जो प्रोटेम स्पीकर है उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उनका कार्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? तो जो नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? तो उत्तर है, किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। जो लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं लोक लेखा समिति है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। ये लोक लेखा समिति का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे देश का नया संसद भवन है जिसे 28 मई 2023 को उद्घाटन किया गया था। आइए इसे भी देख लेते हैं। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। कब किया गया था? नया जो हमारा संसद भवन है उसका उद्घाटन 28 मई 2023 को, और किसके द्वारा किया गया था? तो हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत इस त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिला संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर है। इसके 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार एवं कर्म द्वार। इसमें राज्यसभा में बैठने की क्षमता 384 तथा लोकसभा में बैठने की क्षमता 888 है। संयुक्त संसद अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था 1272 है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्र पक्षी मोर पर तथा राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थापित है। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। तो जो पुराना संसद भवन था उसे संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, और ये हमारा नया संसद भवन है जो त्रिकोणीय आकार में है। और कितना मंजिला है? तो ये 4 मंजिला है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 64,500 वर्ग मीटर का है। ये देख लीजिए, इसमें 3 द्वार है। पहला है ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार और तीसरा है कर्म द्वार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक वित्त विधेयक जो होता है वो धन विधेयक नहीं होता, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक अवश्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो विशेषाधिकार जो समिति होती है उसमें दोनों सदनों से 25 सदस्य कुल होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य इसमें होते हैं। विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 25 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जो संसद में सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वो मंत्री के द्वारा किया जाता है, और जबकि गैर सरकारी विधेयक होता है वो मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, जो 1980 से 1986 के बीच में राज्यसभा की सदस्य बनी थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है मीरा कुमार। 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक उनका कार्यकाल था। वो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष वे थे जीवी मावलंकर, जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के नियंत्रण में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो कौन सर्वोच्च होता है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च संविधान होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? तो धन विधेयक जो होता है वो संसद के केवल लोकसभा में पुनः विस्थापित किया जाता है। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक राज्य विधानमंडल के केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? उत्तर है आर्थिक कार्य विभाग। बजट की रूपरेखा आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व भारत की संचित निधि में जमा होता है। तो उत्तर क्या है? उत्तर है भारत की संचित निधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। भारत की संचित निधि से धन निकालना है तो संसद का अनुमोदन अनिवार्य रूप से लेना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो लेखानुदान जो होता है वो संघ सरकार को निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है। अगला है, साधारण विधेयक और धन विधेयक में तुलना दिया हुआ है, तो इसे देख लेते हैं। साधारण विधेयक है और एक तरफ धन विधेयक है। तो साधारण विधेयक में पहला है, इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है, और धन विधेयक इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। दूसरा है, इसे मंत्री
अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जो साधारण विधेयक होता है उसे मंत्री या गैर सरकारी सदस्य दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, और जो धन विधेयक है इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तीसरा है, इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। जो साधारण विधेयक होता है उसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि धन विधेयक इसे सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अगला है, साधारण विधेयक में इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। अगर साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो इसे राज्यसभा के द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। धन विधेयक इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है। पांचवा है, इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। धन विधेयक इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक को अधिकतम 6 माह के लिए रोका जा सकता है और धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों के लिए ही रोक सकते हैं। छठवां है, साधारण विधेयक में इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, और धन विधेयक इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। सातवां है, साधारण विधेयक में दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। और धन विधेयक है, इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर भी नहीं होता, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। अगला है, साधारण विधेयक में यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो तब की कंडीशन पे यह विधेयक लोकसभा में अगर अस्वीकृत हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। और धन विधेयक में यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। साधारण विधेयक में अगर मंत्री ने प्रस्तुत किया हो तब सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, और धन विधेयक में यदि लोकसभा अस्वीकृत कर दे तो सरकार को त्यागपत्र देना ही पड़ता है। अगला है 9वां, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। साधारण विधेयक जो होता है उसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, जबकि धन विधेयक इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है परंतु पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो प्राक्कलन जो समिति होती है वह संसद के लोकसभा के सदस्यों के द्वारा गठित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो उत्तर क्या है? संसद के किसी भी सदन में कानूनी विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। संसद के 2 सत्रों के मध्य आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो संसद के 2 सत्रों के मध्य आधिकारिक अंतराल केवल 6 महीने का होना चाहिए। अगला है, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो आकस्मिक निधि जो होती है उसे राष्ट्रपति बिना संसदीय स्वीकृति के व्यय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? तो लोकसभा में विधेयक पर आम बहस द्वितीय वाचन में होती है। आगे बढ़ते हैं। कटौती प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है? तो कटौती प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है समापन प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है,
यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? यदि कोई धन विधेयक है उसे लोकसभा स्वीकृत कर देता है तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिनों के लिए ही रोक सकती है, 14 दिनों से ज्यादा नहीं रोक सकती। अगला क्वेश्चन है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देता है। यदि जो वार्षिक संघीय बजट होता है वो लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। अगला है, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो संसद की प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद बिना किसी राज्य की सहमति के कानून बना सकती है। अगला है, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन की वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना होता है। तो संसद की जो लोक लेखा समिति होती है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना ही संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य होता है। अगला है, भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो जो भारतीय संसद होती है वो भारत के संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? संसदीय समितियों के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 225 सदस्य राज्यों से, 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो 245 सदस्य हैं, जिनमें 225 सदस्य राज्यों से आए हुए हैं, 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आए हुए हैं और 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो कुल वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विश्वास प्रस्ताव। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो भारतीय संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी वो 1961 में हुई थी और किस विधेयक पर हुई थी? तो दहेज उन्मूलक विधेयक पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन है, संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला है, संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना 60 दिन तक उपस्थित ना हो। अगला क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे तब संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? तो जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है तब उस मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है तब उस मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? तो संसद के द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु है 18 वर्ष। 18 वर्ष के व्यक्ति को या 18 वर्ष के नागरिक को
संसद द्वारा वयस्क माना जाता है। अगला है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक 1 घंटे की होती है। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या होता है? तो सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना ही संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य होता है। अगला है, भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो भारतीय संसद की संप्रभुता न्यायिक समीक्षा के द्वारा प्रतिबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की ही देन है। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, क्वेश्चन आवर कहलाता है। अगला है, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने संसद के 1 लाइनर क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।